खंडवा जंक्शन पर कोल्हापुर से अयोध्या जाने वाली और अयोध्या से सूरत जाने वाली दोनों ट्रेन एक ही बार एक ही प्लेटफॉर्म पे आई तो देखिए क्या नज़ारा है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। आपने अभी एक वीडियो देखा। यह वायरल वीडियो मध्य प्रदेश के खंडवा का है। वहां रेलवे प्लेटफॉर्म के एक ओर अयोध्या से सूरत लौटने वाली ट्रेन खड़ी थी तो दूसरी ओर कोल्हापुर से अयोध्या जाने वाली ट्रेन खड़ी थी। एक ही समय पर राम भक्तों से भरी ट्रेन एक साथ खांडवा स्टेशन पर रुकी तो बस फिर क्या था, राम भक्त एक दूजे को देखकर उत्साहित हो गए और जोर जोर से जय श्री राम के नारे लगाने लगे। चंद सेकंड में पूरा स्टेशन राममय हो गया। ये इस देश में राम की भक्ति है, राम नाम की शक्ति है। आप सोच रहे होंगे कि मैंने आज माफ कीजिएगा, इसका जिक्र क्यों किया। दरअसल नरेंद्र मोदी का चैलेंजर बनने वाले राहुल गांधी ने एक बार फिर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन को लेकर सरकार पर सवाल उठा दिए हैं। पहले आप सुनिए, फिर आगे बात बताऊंगी। राम मंदिर का आपने फंक्शन देखा, आपने देखा होगा, टीवी पे देखा। राम मंदिर में नरेंद्र मोदी आपको दिखे? अच्छा, मुझे बताओ, राम मंदिर के फंक्शन में आपको कोई किसान दिखा? एक किसान दिखा? एक गरीब व्यक्ति दिखा आपको? अमिताभ बच्चन दिखे? अंबानी और अदानी दिखे? हिंदुस्तान के सब अरबपति दिखे? बीजेपी के 2-3 नेता आपको दिखे? आदिवासी प्रेसिडेंट आपको दिखे वहां पे? राहुल यही नहीं रुक रहे, वो राम लहर को लेकर खींचे हुए नजर आ रहे हैं। कमोबेश वैसे ही जैसे कभी ममता बनर्जी जय श्री राम के नाम पर खिजा करती थी। सुनिए, जय श्री राम को लेकर राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ के कोरबा में क्या कहा। में आप 2-3%, 4%, 5% जनरल कास्ट के गरीब लोगों को जोड़ दो, इनका इस देश में कुछ नहीं बचा। इनको बस या थाली बजानी है या मोबाइल फोन दिखाना है, घंटा बजाना है, ताली बजानी है और भूखा मरना है। आप सो गए हो, आपने बात मान ली, आप हार मान गए और 24 घंटा जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, वो सब ठीक है, मगर आपके जेब से रोज पैसा छीना जा रहा है, निकाला जा रहा है, आप भूखे मर रहे हो। सवाल पब्लिक का है कि क्या राहुल गांधी जानबूझकर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन को विवादों में रखना चाहते हैं ताकि मुस्लिम वोट बैंक को संदेश दे सके। इस बीच हरियाणा के रेवाड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राम मंदिर का जिक्र कर ही दिया। उन्होंने कहा कि राम मंदिर को काल्पनिक बताने वाले, राम को काल्पनिक बताने वाले कम से कम आज जय श्री राम उन्हें बोलना पड़ रहा है। सवाल पब्लिक का है कि क्या 2024 का चुनाव राम मंदिर के भरोसे ही लड़े जाने की तैयारी दोनों ओर से हो चुकी है। वैसे आज कांग्रेस ने सरकार पर लोकतंत्र को ताला लगाने का आरोप भी लगा दिया है। दरअसल कांग्रेस पार्टी के बैंक अकाउंट्स पर इनकम टैक्स विभाग ने देनदारियों को लेकर फ्रीज लगाए थे। फ्रीज भी क्या,
ये बकाया इनकम थी, इनकम टैक्स के तहत जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देनी थी। कांग्रेस खुद मान रही है कि 2018 और 19 की इनकम टैक्स रिटर्न के बेसिस पर उन्हें 210 करोड़ की रिकवरी मांगी गई है, लेकिन उसे 30-40 दिन लेट जमा भी किया गया था क्योंकि वो चुनावी साल था। लेकिन इनकम टैक्स के एक्शन को वो लोकतंत्र पर चोट कह रही है। उधर इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ने शर्तों के साथ खातों को चालू कर रखने की इजाजत तो दे दी है, लेकिन कांग्रेस इसे लेकर देश भर में प्रदर्शन करने जा रही है। इस बीच नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस का एक ही एजेंडा है, मोदी विरोध, घोर मोदी विरोध और बहुत ही घोर मोदी विरोध। सुनिए प्रधानमंत्री मोदी के ये बयान। आप कांग्रेस की स्थिति देख रहे हैं। आपने हाल में ही कांग्रेस को सबक सिखाया है, लेकिन ये मानते ही नहीं। आज भी इनका एक ही एजेंडा है, मोदी को गाली दो। जो भी मोदी को जितनी ज्यादा गाली दे सकता है उसे कांग्रेस उतना ही जोर से गले लगाती है। कांग्रेस के पास एक ही एजेंडा है, मोदी विरोध, घोर मोदी विरोध। मोदी के विरोध में ये ऐसी ऐसी बातें फैलाते हैं जिससे समाज बढ़ जाए। आज पब्लिक पूछ रही है सवाल पब्लिक का, क्या रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से मोदी को बढ़त मिलती हुई देखकर राहुल गांधी राम भक्ति पर सवाल उठा रहे हैं? क्या घोर मोदी विरोध में ही आयकर विभाग के एक्शन को लोकतंत्र पर चोट से जोड़ा जा रहा है? क्या 2024 के चुनाव में जनता के मुद्दों की बजाय एक दूसरे पर आरोपों की बौछार ही छाया रहेगा? यही है आज सवाल पब्लिक का। और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला, वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी, मनोज यादव जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आकाशदीप मुनि राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करते हैं। लेकिन मेरा पहला सवाल जाता है लोकेश जिंदल जी से। लोकेश जिंदल जी, आपने सुना होगा राहुल गांधी को, आप लोग सो रहे हैं, जय श्री राम करके सो गए हैं, हार मान गए। अरे भाई, जय श्री राम से क्या दिक्कत है? लोग जय श्री राम बोल रहे हैं, अब खांडवा में बोल रहे हैं, अयोध्या में बोल रहे हैं, देश भर में बोल रहे हैं। इस बात से राहुल गांधी इतने खींचते क्यों हैं? बल्कि उन्होंने तो कई और भी आरोप लगा दिए कि यहाँ तो किसानों को नहीं बुलाया गया, अयोध्या में वहां तो अमिताभ बच्चन को बुलाया गया। ऐश्वर्या राय का नाम ले रहे हैं, ऐश्वर्या राय नहीं थी वहां पर, अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन थे वहां पर। लेकिन राहुल गांधी बोलते जा रहे हैं, एक बार नहीं, दो बार नहीं, शायद 3 दिन से यही बात कह रहे हैं। सवाल यह है कि राहुल गांधी जय श्री राम से इतने नाराज क्यों हैं? राम जी से एलर्जी क्यों हो दिख रही है? नमस्कार नाविका जी, हम तो चाहते हैं कि राजनीति भगवान श्री राम की हो, भगवान श्री राम पर ना हो। वर्तमान में हम देख रहे हैं कि किसान आंदोलन हो रहा है, रबी फसल की उन्हें कीमतें नहीं मिल रही। स्वामीनाथन कमेटी को इम्प्लीमेंट करने का वादा जो सरकार ने किया था उसमें सरकार विफल रही। महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, लेकिन इन मुद्दों पर सरकार चर्चा नहीं करती और इन मुद्दों को एक राजनीतिकरण द्वारा जय श्री राम के नारे के अंदर दबा दिया जाता है। राम भक्त सभी हैं, सभी के मन में भगवान राम है, एक श्रद्धा का प्रतीक है, एक आचरण का प्रतीक है, भारत की सभ्यता है। लेकिन इसका राजनीतिकरण जिस तरह से किया जा रहा है वह लोकतंत्र को सीधी चोट पहुंचाता है, संविधान के विरुद्ध है। भगवान शिव ने भी भगवान राम का साथ इसलिए दिया था क्योंकि वे धर्म के मार्ग पर थे, वरना वे रावण की भक्ति के मार्ग पर जाए। तो हम चाहेंगे कि वर्तमान में सरकार भी धर्म के मार्ग पर चले, संविधान के मार्ग पर चले। सुप्रीम कोर्ट ने कल ही फटकार लगाई है कि जिस तरह की नीतियां सरकार ने बनाई वो संविधान के विरोध में है। तो ऐसी नीतियों का पालन ना करे, सरकार
एक संवैधानिक ढंग से चले और इस तरह की कूटनीति कि चुनाव के पास में जो है खाते फ्रीज कर देना और चुनाव के पास में मुद्दे उजागर कर देना, विपक्ष की आवाज दबा देना, इस तरह से अनैतिक तरीके से चुनाव ना लड़े, मुद्दों पर चुनाव लड़े, ये राज्य के फ्यूचर का सवाल है, उसके भविष्य का सवाल है। लोकेश जिंदल जी, अब आपको कोई और विपक्षी दल तो पूछ नहीं रहा, ना आम आदमी पार्टी पूछ रही है, ना ममता बनर्जी पूछ रहे हैं, ना अखिलेश ही पूछ रहे हैं, लेकिन गुस्सा है वो श्री राम पे उतर रहा है। क्यों शहजाद पूनावाला जी? कभी किसान की बात, कभी टैक्स की बात। अरे टैक्स नहीं देंगे क्या? हम लोगों से तो लेते हैं सब लोग टैक्स, लेकिन कांग्रेस पार्टी से नहीं मांगना चाहिए, ये आप लोग गलत कर रहे हैं और लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, राम जी से इतनी चिढ़ क्यों? देखिए, सबसे पहले तो आज ये स्पष्ट हो चुका है कि ये राहुल गांधी और नेहरू की कांग्रेस है या महात्मा गांधी की कांग्रेस नहीं है, क्योंकि महात्मा गांधी तो रघुपति राघव राजा राम कहते थे, महात्मा गांधी तो राम राज्य की कल्पना करते थे और जाते जाते भी उनके अंतिम शब्द थे हे राम। तो आज अगर राहुल गांधी के साथ साथ महात्मा गांधी जीवित होते हैं तो राहुल गांधी तो शायद उनको भी कई बातें बोल देते। और ये संविधान के साथ ही, संविधान के तो ओरिजिनल पन्नों में प्रभु श्री राम की ही तस्वीर है, तो ये संविधान के खिलाफ नहीं है। परंतु देखिए ना, जिनका राजनीतिक चरित्र सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक विरोध करना हो, राम जी के अस्तित्व पर सवाल उठाना हो, राम मंदिर का विरोध करना हो, आज वो राम भक्तों की राम भक्ति से भी उनको प्रॉब्लम है। चलिए कम से कम उनके गठबंधन के साथी की तरह राम भक्तों पर गोलियां नहीं चला रहे, केवल जय श्री राम बोलने पर कभी कोई अरेस्ट कर देता है और कोई बोलता है कि नहीं बोलना है। परंतु दो तीन बातें उन्होंने क्या कहा, अमिताभ बच्चन से इतनी दिक्कत क्यों? उनकी तो धर्मपत्नी मान्य जया जी आज समाजवादी पार्टी की सांसद फिर से बनेगी, परंतु छोड़ देते, उनको उन्होंने एलिट कैटेगरी में डाला है। ऐश्वर्या तो नहीं थी, परंतु एक महापर महिला थी जिनका जिक्र होना चाहिए और उनकी तस्वीर देखना जरूरी है, यह है बिडुला बाई। आपको पता है बिडुला बाई कौन है? बिडुला बाई छत्तीसगढ़ की आदिवासी शोषित वंचित समाज से आती है। उन्होंने राम जन्मभूमि अयोध्या के जो आंदोलन के समय पर 20 रुपए दिए थे। ये डेली वेज अर्नर ने 20 रुपए अपना दिया था कि मेरा योगदान है इस मंदिर बनाने में, जो राहुल गांधी ने आज तक नहीं दिया है। और इसीलिए पूरे सम्मान के साथ ट्रस्ट ने उनको न्योता दिया और वो वहां पर मौजूद थी। अब ये कहते हैं ना राम मंदिर बनेगा तो कौन जाएगा, सिर्फ वीवीआईपी जाएंगे। आप तो नाविका जी, आपका ये सौभाग्य था कि आप वहां पर जा सकी, परंतु उसके बाद 19 लाख लोग आपकी तरफ गए, वो क्या वीवीआईपी थे? 19 लाख नहीं, मुझे एक हफ्ते में, एक हफ्ते में 19 लाख, कल तक 50 लाख हो गए। 50 लाख, आने वाले समय में 5 करोड़ जाएंगे। राम मंदिर बनने की वजह से 1 लाख करोड़ का व्यापार इस देश में होने वाला है। 13 करोड़ लोग जो है काशी विश्वनाथ धाम तक पहुंच गए। किसको ये इसका मुनाफा मिलने वाला है, किसको इसका लाभ मिलने वाला है? सब गरीब लोगों को। लोकेश जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। और आखिरी बात, ये जो बार बार कहा जाता है ना कि जय श्री राम बोलना विकास के विरोध होता है, 10 सेकंड चाहता हूं। जब मंदिर नहीं था, ढांचा था, तब हमारा लोएस्ट एक्सपोर्ट्स, लोएस्ट एफडीआई, लोएस्ट ग्रोथ रेट था। आज हाईएस्ट ग्रोथ रेट है, हाईएस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है, हाईएस्ट एक्सपोर्ट्स है। चंद्रमा तक हम लोग पहुंच गए हैं, दक्षिणी ध्रुव तक। तब जाकर राम मंदिर बन रहा है, जब 3.5 करोड़ गरीबों के आवास बन चुके हैं, 11 करोड़ नलों तक जल पहुंच चुका है, 11 करोड़ शौचालय बन चुके हैं और हमारी प्रति व्यक्ति आय दुगनी हो चुकी है। हमारी इकोनॉमी 10वें से 5वें स्थान पर जा रही है। इसलिए राम मतलब विकास होता है। इसीलिए नैरेटिव जो बुनते हैं लोग, ये जानबूझकर वोट बैंक की राजनीति में बुनते हैं। और एक लास्ट बात, संदेश खाली पर कभी कुछ नहीं बोलेंगे, शाहजहां पर एक शब्द नहीं निकलेगा, परंतु जय श्री राम के खिलाफ कितना बोल जाएंगे। राहुल गांधी ने कुछ नहीं कहा, अधीर रंजन चौधरी वहां जरूर बंगाल में संदेश खाली में धरने पे बैठे हैं। लेकिन सवाल मनोज यादव जी आपसे भी पूछूंगी, ये बुलावा आने वाला था अखिलेश जी को, उन्होंने जाना था अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा पे नहीं पर बात पे, अभी तक राम जी ने याद नहीं किया क्या? गए नहीं वहां, हालांकि उनका निजी फैसला है, लेकिन अखिलेश जी गए नहीं। राहुल गांधी नाराज हो जाते हैं, खींच जाते हैं कि जय श्री राम कर रहे हो, आप लोगों ने हार मान ली है, आप लोग खड़े नहीं होते, मोदी को चैलेंज नहीं करते। मैं पूछना चाहती हूं, फ्रस्ट्रेशन का इतना लेवल हो गया है सिर्फ राम के नाम पर? नाविका जी, आपको, आपके सारे पैनलिस्टों को और सारे बहुत मुझको प्यार करने वाले आपके दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। देखिए, ये बड़ी अच्छी बात अभी शहजाद जी कह गए, 5 करोड़ तक हाईएस्ट
नंबर बताया भगवान राम के दर्शन के, मैं बड़ा चिंतनीय विषय में आ गया। मैं तो बड़े वोट के हिसाब से सारा कैलकुलेशन करते हैं। 140 करोड़ आबादी है भारत की, जिसमें 140 करोड़ के 140 करोड़ लोग भगवान राम में आस्था रखते हैं। वो किसी धर्म, मजहब, पंथ, समुदाय के लोग हों, किसी भी वर्ग से आते हुए लोग। तो इस देश के 140 करोड़ लोग शहजाद पूनावाला जी अयोध्या में भगवान राम के दर्शन करेंगे। आप 5 करोड़ पे, वो तो 19 था। ये तो धन्यवाद दीजिए नाविका जी का कि उन्होंने 50 लाख डेटा दुरुस्त करके बता दिया। वोट पर ही क्यों रुके रहते हो हमेशा कि कैलकुलेशन भगवान राम की तरफ से कितना वोट मिल जाए जिससे कि हमारा चुनाव ठीक हो जाए। इस पे न जाया करो, ये अच्छी बात नहीं होती है ईश्वर की आस्था रखने वाले। खैर, आप आस्था को क्या समझते होंगे, मैंने आप भी हाल ही 2 दिन पहले आपका एक वीडियो सुना था जब आप कांग्रेस में थे, बड़ा अच्छा वीडियो था, उसका जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन आपकी वो शैली मुझे बड़ी अच्छी लगी, किस तरीके से आप लोगों के बारे में बोलते थे पहले जब कांग्रेस में थे। खैर, आप अच्छा बोलते, अच्छा भी लगता है सबको। अब आते हैं, आपने कहा कि अखिलेश जी कब जाएंगे। मैं पहले भी कह चुका हूं, मेरी पार्टी के लोग कह चुके हैं, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह चुके हैं, हम वो सौभाग्यशाली लोग होंगे जो हम लोग भगवान राम का बड़े इत्मीनान के साथ दर्शन करेंगे। अभी भीड़ भाड़ ज्यादा भी है और लोग जा भी रहे हैं, और अब सबसे पहले बीजेपी वाले जा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी वाले ज्यादा बेचैन हैं, उनको ज्यादा दिक्कत थी, तो उनका हो जाना चाहिए। राहुल जी क्या कहते हैं, एक दिन जय श्री राम के नारे लग रहे थे उनकी यात्रा में, सड़क के किनारे खड़े होके मैंने देखा राहुल गांधी जी गए और तत्काल हाथ मिलाने लगे उनसे जो विरोध कर रहे थे उनका रोड पे खड़े होके। तो वो व्यक्ति कैसे भगवान राम से चिढ़ सकता है, सवाल ही नहीं उठता। अगर चिढ़ना होता तो अपने सुरक्षा कर्मियों से कह के उनको रोकने की कोशिश करते, कुछ और बोलते, तो ये बात मैं मानने को तैयार नहीं हूं। लेकिन ये नाविका जी बिल्कुल स्पष्ट है कि बीजेपी अपनी नीचतम राजनीति के बिंदुओं को छूने में कोई कोर कसर नहीं छोड़। चलिए सिर्फ उसका कारण शहजाद पूनावाला का काउंटर, शहजाद पूनावाला आने वाले 2040 में सत्ता जरूर दे दीजिए। टिप्पणी की गई है, तो मैं तो कहता हूं पुराने वीडियो क्या पुराने नारे निकालते हैं, मिले मुलायम कांशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। आज वही लोग कह रहे हैं कि क्या मुलायम क्या कांशी राम, सब मिलकर बोलो जय श्री राम। 140 करोड़ लोगों की बात की है ना मनोज जी, तो बताइएगा इस 140 करोड़ लोगों में आपके स्वामी प्रसाद मौर्य भी शामिल है जो रामचरितमानस से लेकर राम मंदिर के विषय में क्या क्या बोल जाते हैं। शफीकुर रहमान शामिल है जो कहते हैं कि ये बाबरी जिंदा है, जिंदा रहेगी, हमेशा तक रहेगी। और मैं तो आपको वो आंकड़े दे रहा था जो अभी तक लोग पहुंच पाए हैं, इसीलिए मैंने आपको कहा कि 19 लाख पहले हफ्ते में, 5 करोड़ एक साल में पहुंच जाएंगे। ये तो आंकड़े बताने के लिए थे, परंतु मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बताइए ना, आपके समय पर आपने तो काशी विश्वनाथ धाम में तो पूजा के लिए सारी व्यवस्थाओं को बंद करा दिया था। वहां पर जो मंदिर में पूजा होती थी उसको रुकवाने का अगर महापाप किसी ने किया तो आपने किया है। और केवल इतना बता दीजिए कि बाकी सब शहजाद पूनावाला की आस्था के बारे में छोड़ दीजिए, स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस प्रकार की बातें रामचरितमानस पे कही है उस पर एक बार बता दीजिए। और काशी विश्वनाथ धाम पर क्या स्टैंड है आपका, क्या स्टैंड है ज्ञान वापी पर आपका, बोलिए आप कि वहां पर बनना चाहिए, वहां पर मंदिर होना चाहिए या वहां पर नहीं होना चाहिए, बताइए उसके बारे में। रोजाना ये सवाल पूछते हैं नाविका जी, इसका जवाब ले लें, इसका जवाब ले लें, इसका जवाब ले लें। बहुत जरूरी सवाल पूछ लिया आपने। देखिए, पहले मैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी पे जवाब दे दूं। स्वामी प्रसाद मौर्य पे जितने भी एलिगेशन लगे हैं उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिए। आप अपने आप को करेक्ट कर लो, चूंकि आप पढ़े लिखे इंसान हो और कांग्रेस में थे तो ज्यादा पढ़े लिखे थे। अब आप इस तरह की बातें मत किया करो। फिर आता हूं ज्ञान वापी पे, और एक बार रुक जाओ भाई प्लीज, बीच में मत। एलिगेशन नहीं, उनके शब्द है कि रामचरितमानस के विषय में, एक मिनट रुक जा भाई, उनकी बातें हैं। मनोज यादव जी घुमाकर झूठ बोलकर नहीं निकलिएगा। क्या जानते हो स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बातें रामचरितमानस के विषय में बोली है, पहले तो झूठ क्या बोलेंगे भाई, हम क्या झूठ बोलेंगे, हम क्या झूठ बोलेंगे। चलिए स्वामी प्रसाद मौर्य का क्या मेरी बात सुन लो, मैं उसका भी बताइए, उस पर क्या स्टैंड है आपका। आईपी सिंह ने ट्वीट करके कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य को निकाला जाए पार्टी से। आईपी सिंह का ट्वीट है, आईपी सिंह आपके साथ है कि नहीं है, बताइए इस बात पर। शफीकुर रहमान का बयान है कि नहीं है कि बाबरी मस्जिद है और वो आगे भी जीवित रहेगी और राम मंदिर जो है वो गलत बना है, बताइए क्या आपका स्टैंड उस पर। ज्यादा गरमाने से कुछ नहीं हो। ए देखो, भगवान राम का आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर नहीं है, भगवान राम का आशीर्वाद नहीं है, इसलिए आप बेचैन। आपको एजेंट है क्या, राम भक्तों पर गोलियां चलाने वाले एजेंट बन गए क्या राम के? एजेंट पाकिस्तान में होते हैं। अरे एजेंट पाकिस्तान में नहीं, एजेंट यहाँ पर भी होते हैं जो आपके साथ बैठकर राम जी के मंदिर का क्या करेंगे, चादर चढ़ाने गए थे।
अरे बताइए ना, आपने क्या जवाब बोला? सुनोगे राम कि नहीं भक्तों पर सुनोगे? गोलियां चलाने देखो, का अगर जनता के क्या सामने था मुलायम सिंह यादव जी ने? किया था नहीं किया था? बताइए। भारतवासियों सुन लो, मेरे साथियों सुन लो, शहजाद पूनावाला इसलिए चिल्ला रहे हैं कि ये मेरे जवाब से डरते हैं, इसीलिए चिल्ला रहे हैं। ऐसा है, एक्सपोज कर देंगे, इसलिए शांत रहिएगा। इसको ना हिंदी में चलिए, कौन जवाब से डर रहा है? कोई भड़कने वाला नहीं है, भड़कने वाला नहीं है, डरो ये मत, बकलोली बनती मैं थी। जवाब एक दूंगा। मिनट, कौन मैं हर सवाल बात से का डर रहा है, जवाब दूंगा। कौन जवाब से डर रहा है, वो ये फैसला बकलोली भी पब्लिक आपको आती करेगी। है। मनोज यादव जी, मेरा आप आपसे इतना बकलोली ही भी आती है सवाल है, आपको। अच्छा मेरा लगा मुझको। आपसे इतना ये सब सवाल तो है। प्रयोग मनोज करो। यादव जी प्लीज, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, छोटा सा सवाल है, आप मुझे आसान लगता है, मुझे लगता है आपको भी आसान लगता है। पूछिए पूछिए। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने रामचरितमानस के बारे में अनाप शनाप कहा था, सबने देखा था, सबने सुना था। अब मैं पूछ रही हूं, समाजवादी पार्टी ने तो उन्हें नहीं निकाला, अब वो खुद रिजाइन कर गए हैं। अब मुझे बताइए कि समय रहते अगर आप राम के इतने भक्त हैं तो उन पर एक्शन क्यों नहीं लिया, और अब जब वो खुद निकल गए हैं तो क्यों निकल गए हैं? समझा दीजिए ना, जनता समझना चाहती है। बिल्कुल, मुझे इंटरप्ट नहीं किया जाएगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। देखिए, स्वामी प्रसाद जी ने कहा, ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इस बात का और इस बात का जो मतलब निकला या जो लिखा गया, उसको आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने विधानसभा में कह दिया, तो विधानसभा से तो मिट नहीं सकता है कि इसका मतलब जो है उस पे संशोधन होना चाहिए। नारियों को प्रताड़ना का अधिकारी नहीं बनना है। इस देश में सती प्रथा और दहेज प्रथा की तरह नारियों पे अत्याचार नहीं होना चाहिए। यह स्वामी प्रसाद मौर्य जी का वर्डिक्ट है, रामचरितमानस पे नहीं है, उस चौपाई से। क्या सती प्रथा अफगानिस्तान में होती थी? क्या सती प्रथा क्या सूडान में होती थी? क्या मैं पूछना चाहता हूं, ईरान में, इराक में होती थी? क्या इसी देश में होती थी, और वो एक कुप्रथा थी। दहेज प्रथा आज भी कुप्रथा के रूप में है। सिर्फ इतनी सी बात कोट करके कहा गया, सिर्फ इतनी सी बात थी। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, मैं शहजाद में आ रही हूँ, नहीं, क्योंकि चौपाइयों के बारे में हर्षवर्धन त्रिपाठी जी की नॉलेज है। इजाजत दे देंगे 10 सेकंड। ये है स्टेटमेंट स्वामी प्रसाद मौर्य का कि रामचरितमानस पर बैन लगना चाहिए। और दूसरी बात, हिंदू धर्म में तो बड़ी विश्लेषण उन्होंने कर दी, हालांकि वो हिंदू नहीं है, वो बौद्ध है। मुझे बताइए कि नहीं, मुझे बताइए, 3 तलाक का तो फैसला आ गया था, 3 तलाक का फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया था, उसका समर्थन किया समाजवादी पार्टी ने, उसका फैसला किया समाजवादी पार्टी ने, उसका समर्थन किया समाजवादी पार्टी ने। महिलाओं की प्रताड़ना से आपको बहुत हमदर्दी है, लेकिन 3 तलाक पर आपने सपोर्ट नहीं किया। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, मैं सिर्फ आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। मनोज यादव जी बहुत काबिल प्रवक्ता हैं, लेकिन यहां डबल स्पीक हो रहा है या नहीं हो रहा है, जनता आज ये जानना चाहती है। देखिए नविका जी, मुझे लगता है कि जहां से आप ये चर्चा शुरू किया आपने कि क्या राम के नाम पर जय श्री राम के उद्घोष ने देश में बहुत से राजनीतिक दलों को मानसिक तौर पर थोड़ा सा विचलित कर दिया है, क्योंकि लंबे समय से वो इस बात को राम मंदिर के खिलाफ, राम मंदिर जब जिसको कहते हैं ना कि बनने की शुरुआत जब हुई थी, तब से लेकर आज तक शिलान्यास हुआ, तब उन्होंने बताया कि भाई ये तो कुछ गड़बड़ नक्षत्र हो गया, अभी तो कोविड चल रहा है, फिर प्रधानमंत्री क्यों करेंगे, फिर तीर्थ क्षेत्र न्यास के ऊपर नाना प्रकार के आरोप लगाए, जो सारे आरोप झूठे साबित हुए। फिर उसके बाद क्या कहा कि अब ये क्यों कर दिया है, देखिए शंकराचार्य कुछ विरोध कर रहे हैं, उनको वो शंकराचार्य नहीं दिखे जो शंकराचार्य साथ में थे। मेरा ये मानना है कि भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये सारे विवाद बंद हो जाने चाहिए, गलती से भी किसी के मुंह से। लेकिन जब राम मंदिर बनना शुरू हुआ था तब से, जब राम मंदिर बनाने के लिए आंदोलन हुआ तब लगातार भगवान राम को विवादों में डालने की कोशिश होती है, और कोई भी राजनीतिक दल ये कर रहा है, ये किसी भी राम भक्त को अच्छा नहीं लगेगा। आप कहेंगे कि हम राम के भक्त हैं, राम सबके हैं, और उसके बाद आप 4 बातें ऐसी कहेंगे जो राम के साथ आप विवाद, उनके साथ अपमान, उनके साथ जिसको कहे ना कि स्तरहीन डिबेट होती। तो मैं ये कह रहा हूं, भगवान राम का प्रभाव अगर वो आप पैरामीटर के तौर पर वो नापना चाहेंगे चुनावी परिदृश्य में, तो संकट होगा। तो आप इस तरह की बात करके भले टीवी पर आप कुछ भी कहें, कोई भी नेता हो, कोई भी प्रवक्ता हो, लेकिन अगर आप उसका संदर्भ लेकर कुछ गलत बातें स्थापित करने की कोशिश करेंगे तो आपको नुकसान होना तय है। मैं पूछना चाहती हूं कि जिस दिन से प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंदिर खुला है, रोज सुबह 7 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक
लाइनें लगी रहती हैं, दर्शन चालू रहता है, लेकिन सवाल है खत्म नहीं होते। राहुल गांधी खींचते हैं, मनोज यादव जी यहां बैठकर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन आकाशदीप मुनि जी आपसे मैं पूछना चाहती हूं, अब मोदी का ग्राफ बढ़ रहा है, वो वायरल वीडियो आपने भी देखा होगा, तो अगर किसी को राम मंदिर से खींच है, जय श्री राम से खींच है, तो कांग्रेस इनकम टैक्स के लिए फ्रोजन अकाउंट कह रही है, कोई अकाउंट बंद नहीं किया गया है, लेकिन बकाया पैसा लेने पर अगर छाती पीटना शुरू कर दे तो ये तो चुनाव में कोई भी कर सकता है, लेकिन किसी ने किसी का अकाउंट बंद नहीं किया। और उधर किसानों को पंजाब से हरियाणा, हरियाणा से दिल्ली धकेलने में आपका जो योगदान है वो बहुत सराहनीय है। सराहनीय इसलिए क्योंकि ग्राफ बढ़ रहा है मोदी का, इसको नीचे करना है तो किसान बिठा दो, दरवाजे खोल दो बॉर्डर में पंजाब के, ताकि सब हरियाणा, हरियाणा से दिल्ली आ जाएं और बीजेपी और नरेंद्र मोदी की सिरदर्दी थोड़ी बढ़े। अब इस तरह से चुनाव लड़े जाएंगे? राम को परे कर दो, किसान को हथियार बना लो, यूएन चले जाओ, कोई तो कह रहा है यूएन चले जाते हैं किसानों के लिए सल्यूशन ढूंढने के लिए, ये क्या चल रहा है? जो यूएन जाने की बात कर रहे हैं नाविका जी, वो भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। उन्होंने ट्वीट भी किया है कि ना कि ये जो टीयर गैस गिराए जा रहे हैं वो यूएन चार्टर, ह्यूमन राइट चार्टर के अगेंस्ट में। ये भारतीय जनता पार्टी के एमपी बोल रहे हैं, ये कोई आम आदमी पार्टी का एमपी नहीं बोल रहा है। मैं आज बताना चाहता हूँ किसान आंदोलन पे। 2014 में जब आदरणीय मोदी जी की सरकार आई थी तो उन्होंने वादा किया था कि वो नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स के चेयरमैन MS स्वामीनाथन जी के जो रिकमेंडेशंस थे, उनके कमेटी के रिकमेंडेशंस थे, उसको लागू करेंगे। उनके कमेटी के रिकमेंडेशंस क्या थे? उनकी कमेटी के रिकमेंडेशंस थे कि C2 + 50, दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट प्लस 50%, 50% ज्यादा उससे। ये कमेटी के ये रिकमेंडेशन थे। उससे अनाज का भाव कितना हो जाता है? 3150 रुपए प्रति क्विंटल। आज कितना मिल रहा है अनाज को? अनाज का भाव 2125 रुपए, 1000 रुपया कम प्रति क्विंटल। तो किसान क्या कर, किसान जा रहा है अपने सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही, यूनियन गवर्नमेंट के पास ही, अपने प्रधानमंत्री के पास जाने की कोशिश कर रहा है कि दिल्ली जाके वो मांग करे कि ना कि आपने जो हमें वादा किया था, क्या हुआ उस वादे का? इतने कमीशंस बैठे, मैं आपको बता दूं कि 6 मीटिंगें हुई, किसानों मीटिंगें हुई, बट एक मीटिंग में भी ये डिसीजन नहीं हुआ कि C2 + 50% नहीं, बात किसानों की नहीं है, बात है मोदी का ग्राफ ऊपर जा रहा है, इसको नीचे कैसे लाया जाए, इसलिए किसान को हथियार बना की नहीं गई। क्योंकि मैंने इनकी पूरी बात सुन ली। मुनि जी अगर आपका हो गया, आकाशदीप मुनि जी आपका अभी इंटरवेंशन खत्म हो गया, आपने सवालों के जवाब मांगे, जवाब सुनिए। राज्यसभा का क्वेश्चन नंबर 16/4/2010 का आंसर्ड बाय KV थॉमस। जो MS स्वामीनाथन का फॉर्मूला है, क्या उसको उस समय की सरकार लागू करेगी? इसको नहीं लागू किया जा सकता। उल्टा MSP को, प्लीज बीच में ना बोले नाविका जी, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला। उल्टा मनमोहन सिंह और रघुराम राजन ने कहा कि MSP बढ़ाने से इन्फ्लेशन बढ़ता है। और अब कान खोल कर सुन लो, जो 3 लाख करोड़ का MSP आप धान और गेहूं पर देते थे 5 वर्ष के अंतराल में, हमने उसको बढ़ाकर 11 लाख करोड़ किया। और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, किसानों का मुद्दा हो, जय श्री राम से खींच हो, इधर उधर की बात हो, यूएन जाने की बात हो, ये सब कुछ सिर्फ डाइवर्जनरी टैक्टिक है या किसी भी सरकार ने पहले इसको इंप्लीमेंट किया है या इंप्लीमेंट आज भी करने की स्थिति में है? क्योंकि इसके बाद तो फिर ना स्कूल बनेगा, ना सड़क बनेगी, ना किसी को खाने को कुछ मिलेगा। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। नविका जी, मुझे लगता है कि इस देश के लोगों को टाइम्स ऑफ इंडिया में 2018 में लिखा हुआ MS स्वामीनाथन साहब का वो लेख पढ़ लेना चाहिए। और टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है 2018 की, जिसमें उन्होंने कहा कि 4 साल से किसानों के हित में काम हो रहे हैं जब से नरेंद्र मोदी सत्ता में है। स्वामीनाथन साहब ने कहा क्या था? 2006 में रिपोर्ट आ गई और 2014 तक यूपीए की सरकार बैठी रही।
2010 में जिसका शहजाद जिक्र कर रहे हैं, वो राज्यसभा में जवाब देते हैं कि हम एमएसपी पे नहीं लागू कर सकते, हम उसको किसी भी कीमत पे नहीं, वो उससे मतलब लागू करने के लायक ही नहीं। और सबसे जो बड़ी बात है कि जो काम करना था, पहली बार देश का कोई प्रधानमंत्री ये दुस्साहस करता है, साहस नहीं दुस्साहस नविका जी, कि हम किसानों की आमदनी दोगुना करने, और जो स्वामीनाथन साहब ने कहा था उसका उन्होंने जिक्र किया। मिट्टी की जांच किसी सरकार ने सोचा नहीं, किसान को कैसे उपज उगाएगा अगर उसको पता नहीं कि मिट्टी किस लायक। उनको माइक्रो इरिगेशन की फैसिलिटी देने के लिए जो काम किया, उनके लिए सीड हब, एशिया का सीड हब बनने की ओर भारत बढ़ चला है। और उन्हीं की रिपोर्ट के आधार पर ये जो तीनों कृषि कानून थे, लिबरेट करना, किसान को मुक्त करना, स्वतंत्र करना, अपनी मर्जी से बेचने की कीमत तय करने का अधिकार देना, जिसके राह में रोड़ा बने लोग। और देखिए नविका जी, घोर मोदी विरोध कहता हूं कि घोर मोदी विरोध इनकी जी घोर मोदी विरोध का फॉर्मूला है ये सिर्फ नहीं, इसीलिए ना, क्योंकि उनको लगता है कि आप कुछ भी आप बात करके नहीं कर सकते, किसी लॉजिक पर, किसी फैक्ट पर इन लोगों से बात करिए, इनके पास कुछ बताने को नहीं। अगर होता तो जनता में थोड़ा विश्वास पैदा कर पाते। अब ग्राफ वो दल्लेवाल जी गिरा पाएंगे या कोई और गिरा पाएगा, पहले भी लोग पिच तैयार कर रहे थे। लोकतंत्र ऐसे गुंडागर्दी से नहीं चलता। मैं बिल्कुल आपके पास आ रही हूं मनोज यादव जी, लेकिन लोकेश जिंदल जी से पूछना चाहती हूं। विरोध कीजिए, ये आपका अधिकार है लोकेश जिंदल जी, लेकिन विरोध में तथ्य तो होने चाहिए। अब आप किसानों का विरोध लेकर मुद्दा बना रहे हैं, उसमें आप अपनी परफॉर्मेंस देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा कि आपकी सरकार में क्या हुआ था। इनकम टैक्स पर भी आप विरोध कर रहे हैं मोदी सरकार का, तो उसमें भी बता दूं कि 2018-19 में आपने दिया नहीं अपना टैक्स, उसका बकाया आपका 135 करोड़ है। अब देना तो पड़ेगा, टैक्स का काम है, टैक्स डिपार्टमेंट मांगेगी, और उसमें टैक्स डिपार्टमेंट ने आपको रियायत भी दे दी कि चलिए आप 20% अभी दे दीजिए, बाकी बाद में दे दीजिएगा। अब 20% कितना बनता है? 21 करोड़। 20% 21 करोड़ बनता, आपने 21 भी नहीं दिया, आपने 28 लाख रुपए दिए कि ये लो चुप हो जाओ। ऐसे तो नहीं चलते ना डिपार्टमेंट। फिर कुछ देर बाद जब और बात बढ़ी और कमिश्नर और ये फलाना सारे आपके जो अपील्स थे वो हारे, तो आपने 1.5 करोड़ और दे दिया, और उसके बाद फिर बात चलती रही। अब आप एपेलेट ट्राइब्यूनल गए हैं, जो एक कोर्ट की तरह चलता है टैक्स डिपार्टमेंट का, वहां पर आपने स्टे नहीं मांगा। आपको पता है ये टैक्स देना पड़ेगा, आपने स्टे नहीं मांगा। जब स्टे है नहीं और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपके अकाउंट्स को लियन में लिया हुआ है, तो वो पैसा तो निकालेंगे ना बकाया, कि हमेशा के लिए अकाउंट बुक खुली रहेगी। अब उस पर आप कह रहे हैं लोकतंत्र की हत्या हो गई। लोकेश जिंदल जी, घोर मोदी विरोध के लिए कोई जनता के मुद्दे ही उठा लेते, ये क्यों? नाविका जी, प्रत्येक व्यक्ति का, संस्था का, कंपनी का ये हक है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अगर कोई क्लेम पुटअप करता है तो उसे कंटेस्ट करे और अपने तथ्य समक्ष रखे एपेलेट ट्रिब्यूनल या हाई कोर्ट के कि इस तरह का टैक्स जो है ये बनता है या बनता नहीं। खैर, ये तो एपेलेट ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट निर्णय करेगा कि कितनी टैक्स की जो है राशि किसी भी संस्था, कंपनी या इंडिविजुअल को देनी होगी, उसके बाद में इसका निर्णय किया जाता है। और रही दूसरी बात मुद्दों की, अभी बहुत अच्छी बात की आकाशदीप मुनि जी ने कि जब वे रबी की फसलों का रेट बता रहे थे, तो ये जग जाहिर है कि वर्तमान में गेहूं का, जो रबी की फसल का पूरा रेट इंटरनेशनल मार्केट्स में टूट चुका है, और जो पोर्ट के ऊपर इस गेहूं की फसल आ रही है वो एमएसपी के दाम से कम है। तो आप किसान की हालत का अंदाजा लगाइए कि उसने इस गेहूं को उगाया है। इसीलिए राम की बात मत करो, ताकि मोदी विरोध की बात कर सको। लोकेश जिंदल जी, राम की बात से क्या इसीलिए खिंच रहे हैं राहुल गांधी, ताकि विरोध की बात हो सके शहजाद पूनावाला। देखिए, मुझे लगता है कि अभी जब
लोकेश जिंदल जी ने कॉस्ट प्लस 50% की बात की, तो उस पर हमने 2010 का तथ्य सामने रखा कि यूपीए के पास अवसर था, क्यों नहीं किया। उल्टा उन्होंने एमएसपी इन्फ्लेशन बढ़ाता है ये कहा, उस पर कोई जवाब नहीं, फैक्ट्स पर कोई जवाब नहीं। पर मेरा एक सवाल है, अब इन्होंने मनोज यादव जी ने क्या कहा कि ये जो श्लोक था वो एंटी विमेन था, इसलिए उसको बदलना चाहिए। अब 3 तलाक पर तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, 3 तलाक पर क्या स्टैंड है मनोज जी आपकी पार्टी का? और जो बाकी धर्म ग्रंथों में एंटी महिला चीजें हैं, क्या उसको बदलने की पैरवी समाजवादी पार्टी करती है क्या? क्योंकि जब महिलाओं की उम्र शादी की 18 से 21 साल की गई तो एक आपके सांसद उन्होंने कहा आवारा बन जाएंगी। जब यूसीसी जो संविधान में उसकी पहल की गई तो एसटी हसन ने कहा अब 4 शादियां कैसे करने मिलेगी। तो मनोज यादव इधर उधर की बातें और मुझ पर व्यक्तिगत हमला, मेरे धर्म पर व्यक्तिगत हमला मत कीजिए। इसका जवाब दीजिए कि कब बदलाव कर रहे हैं दूसरे धर्मों के ग्रंथों में, या ये केवल हिंदुओं के ग्रंथों में ही आपको सब बुराई नजर आती है? महिलाओं की प्रताड़ना पर तो आप साथ खड़े होंगे ना शहजाद के हर मुद्दे पर। धन्यवाद नाविका जी। मोदी जी की तरह शहजाद भी मेरी बातों को लपेटने लगे। मोदी जी देश के मुद्दों और विपक्ष के सवालों को लपेट लेते हैं तुरंत, और शहजाद पूनावाला मनोज यादव के सवालों को तुरंत लपेट लेते, जैसे गांव में मिट्टी नहीं गोबर नहीं लपेट लिया जाता वैसे ही लपेट लेते। धन्यवाद आपका। अब बड़ी अभी बात कही, एक आंकड़ा प्रस्तुत कर दे रहा हूं, आपको बड़ा मजा आएगा सुन के। उत्तर प्रदेश में एक जिला है श्रावस्ती, श्रावस्ती में जवाब ले आज भी देश का स्वामी प्रसाद मौर्य के विषय में रामचरितमानस में बदलाव होना चाहिए। क्या 3 तलाक पर समर्थन दे रहे हैं, कानून में आए ना? और लपेटने की बात तो तब होगी जब आप फेंकना बंद करोगे। आप फेंकेंगे तो हम लपेटेंगे। आप फेंकना बंद कीजिए और बोलिए, जवाब दीजिए इसका। इसका जवाब दीजिए मनोज यादव। ये चिपड़ी चुपड़ी बातें करते हैं हमारे राष्ट्रीय मुझे अगर आप बोलने दोगे तो मैं देखता रहता हूं आपका तरीका। आज आपको सही व्यक्ति मिल गया है। अब बताइए कि 3 तलाक पर अच्छा मुंह से निकल नहीं रहा क्या आपके? आपको महसूस हुआ पर बोलने से मुंह से निकल नहीं रहा क्या आपके? संदेश खाली पर बोल दो। अरे संदेश खाली पर बोल दो ना। मनोज जी संदेश खाली का नाम तो जिक्र कर दो। या शाहजहां के बारे में नहीं बोल पाओगे? शाहजहां के जवाब दे रहे हैं, आपको पार्टी जवाब दे रहे डाउन कर दिया है। जवाब दे डाउन कर लो। मनोज यादव जी जवाब, महिलाओं के मुद्दे पर, महिलाओं के भौंकने पर आ गए अपने चरित्र पर। 1 मिनट, महिलाओं के मुद्दे पर जवाब क्यों भौंक रहे हो यार? इतनी देर से सुन तो लो लगातार। अरे 1 मिनट, इस तरह की भाषा नहीं, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। मनोज यादव जी और शहजाद जी, 1 मिनट, मैं दोनों महानुभावों को एक दरखास्त करना चाहती हूँ। मैं एक महिला एंकर हूँ, मेरी मुश्किलें इतनी ना बढ़ाइए इस कदर की लैंग्वेज यूज करके कि मैं शर्मिंदा हो जाऊं, मेरी आंखें घुस जाएं। मेरा सवाल था, बिल्कुल, तो मैं दोनों से कह, इसलिए मैंने उनको टपोरी कहा। अब उसको रिड्रॉ करके आप बोलिए, जवाब दीजिए। बिल्कुल सही, कोई नहीं इस्तेमाल करेगा। हम अपनी बात ठीक तरीके से भी डिबेट कर सकते हैं और हम जानते हैं ये काबिलियत आप में है मनोज यादव जी। जवाब दे दीजिए। संदेश खाली में जो हो रहा है उस पर कोई ट्वीट नहीं। आप तो महिलाओं की प्रताड़ना पर रामचरितमानस को चेंज करने निकले, संदेश खाली पे बोल दीजिए। बिल्कुल, देश के किसी भी हिस्से में दंगे नहीं होने चाहिए, ये उस सरकार की जिम्मेदारी है। दंगे हैं और लेकिन दंगा कोई एक पक्ष तो करता नहीं है, दूसरा पक्ष क्या करवा रहा है? पता नहीं है जो कुछ भी हो रहा है देश भर में, जो दंगे तो नहीं है। कहा महिलाओं का रेप हो रहा है तृणमूल कांग्रेस के ऑफिस में, ये कहा जा रहा है। आपको ये दंगे लगते हैं? आपको ये दंगे लगते हैं और आप कह रहे हैं इसमें 2 साइड होती है। महिला के रेप में, इसलिए 1 मिनट रुक जाइए। महिला के रेप में, महिला के रेप में आप कह रहे हैं 2 साइड होती है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, मैं आहत हूं कि मनोज यादव जी ने आज ये कहा कि यहाँ दंगे, ये तो वही बात हुई, लड़कों से गलती हो जाती है, रेप में भी 2 साइड होती हैं, एक तरफ से नहीं होता। ये क्या बात है? सुनना चाहती हैं? नहीं, मैं सुनना चाहती हूँ, पर जो आप कह रहे हैं वो नहीं इस बात का कोई मतलब ही नहीं कि मेरे सवालों का जवाब ही नहीं लेने देना चाहती हैं। नहीं, आप बताइए ना। आप लोग मेरे सवालों, आप सवाल पूछ रहे हो, जवाब सुनना ही नहीं चाहते हो। कैसे होते? इससे नहीं कोई बड़ा बन जाएगा। रेप के ये जो बीजेपी ऑफिस से छोड़े गए ना एलसेसियन प्रजाति वाले, ये मुझसे नहीं जीत पाएंगे, बता दे रहा हूं मैं, बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह रहा हूं। मुझे बोलने दोगे तब शेर हो, अगर नहीं बोलने दोगे तो कोई शेर नहीं है भाजपा में। मनोज यादव का जवाब, मनोज यादव जी,
मनोज, मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं। मनोज यादव मेरे जी, मनोज यादव फिर जी, बताइए। अगर आपको संदेश खाली के मुद्दे के बारे में नहीं पता है तो आप कह दीजिए, मैं सवाल विड्रॉ कर लूंगी, क्योंकि अगर आपको नहीं पता है तो आप जवाब कैसे देंगे। लेकिन अगर नहीं, मैं जवाब दूंगा, तो मैं जवाब दूंगा। रेप के नाविका दो जी, मैं साइड जवाब दे कैसे रहा हूं। होते हैं? रेप अगर के देश दो के साइड कैसे प्रधानमंत्री होते हैं? मणिपुर चले जाते, उन नग्न महिलाओं को घुमाने वाले, रेप करने बिल्कुल वाले, सही, मैं आपके साथ हूं। मणिपुर पर इस देश का सर झुक गया, शर्मसार हो गया, बिल्कुल ना होता। लेकिन संदेश देश का प्रधानमंत्री, और मैंने ये सारे सवाल उठाए थे क्योंकि ये सवाल पब्लिक का है। संदेश खाली पर आप क्यों नहीं बोलते? राज्यों में होगा। संदेश खाली पर बोल दीजिए, संदेश खाली। मैं बिल्कुल बोलना चाहता हूं, बोलिए। अगर पूरे देश में इस तरह की घटनाएं घट रही हैं तो बीजेपी का कल्चर अडॉप्ट किया जा रहा है। बीजेपी चाहती है कि देश में महिलाओं के साथ अत्याचार हो। उत्तर प्रदेश इसका उदाहरण है। एक बेटी के साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी, हर्षवर्धन त्रिपाठी, ममता बनर्जी के राज्य बंगाल में रेप हो रहे हैं, महिलाएं टेस्टिमनी दे रही है, एफआईआर नहीं हो रहा है, लेकिन ये गलती बीजेपी की है। एक मिनट मनोज, बीजेपी इज अ पार्टी ऑफ पर्सन। ये क्या तरीका है? ये क्या है? ये स्टेटमेंट विड्रॉ होना चाहिए। नाविका जी कृपया करके, ये कौन है ये व्यक्ति? किसकी पार्टी प्रजापति को टिकट दिया था? गायत्री प्रजापति की बीवी को टिकट दिया था? आजम खान की पार्टी, जिससे बॉयज विल बी बॉयज बोला है। नहीं नाविका जी, इस पर कार्रवाई हो। मनोज यादव, हमारे प्रधानमंत्री, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर मैं संसद में होती तो कह देती है एक्सपंज किया जाए, लेकिन मनोज यादव जी, आपने जो कहा है वो सही नहीं है, वो ऐसा कहना भी नहीं चाहिए। पार्टी बीजेपी है। नाविका जी कृपया करके, या तो ये व्यक्ति डिबेट में रहेंगे या मैं आगे से इस प्रकार के मनोज यादव जी, ये अनएक्सेप्टेबल है, ये अनएक्सेप्टेबल है। आपको घटिया स्तर के घटिया इंसान के साथ मैं डिबेट नहीं कर सकता। ये घटिया इंसान है। एक मिनट, मनोज यादव जी, डिबेट के दोस्त गुजरात में बिल्कुल बानों, गुजरात की बात आपको याद आती, बंगाल आपको दिखता नहीं, और वहां आप कहते हैं रेप के दो साइड होते हैं। हर्षवर्धन जी, आज मैं सबके फेडर डाउन कर रही हूं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, रेप के दो साइड होते हैं और इस बात को सच्चा ठहराया जा रहा है। नवका जी, मैं सचमुच शर्मसार हूं। मनोज यादव जी लाठी सा लिए घूमते रहते हैं हर बात पर। उनको लगता है कि शायद किसी को भी तुम तड़ाम करके, और किसी को अभी उन्होंने कह दिया शहजाद को कि भौंक रहा है, फिर कह दिया अल्सेशियन हो। मतलब मुझे नहीं समझ में आता कि प्रवक्ता के तौर पर ये सब बोल के कहां ब्राउनी पॉइंट ले जाएंगे। लेकिन जो ज्यादा चिंता की बात है, जो सचमुच शर्मसार करने वाला है, संदेश खाली में तृणमूल कांग्रेस के गुंडे के ऊपर आरोप है कि महिलाओं के दरवाजे खटखटाता था, जो सुंदर महिलाएं हैं उनको उठा ले जाते थे। इस तरह के गंभीर आरोप हैं, और इतने घृणित आरोप पर वो करे दंगा हो गया वहां। यानी इन्हें देश के एक हिस्से में इतनी बड़ी घटना है उसकी जानकारी तक नहीं है। राष्ट्रीय टीवी चैनल पर बहस करते हैं, किसी भी बात पे घुमा फिरा कर कोई भी चर्चा करनी है। और महिलाओं के आत्मसम्मान, महिलाओं का सम्मान, वो महिलाएं जिनके लिए ममता बनर्जी कह रही कि जो मास्क लगाकर बात करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। टीवी चैनल पर, किसी भी मीडिया में सामान्य नियम है कि अगर महिला पीड़ित है उसका चेहरा ब्लर करके चलाते हैं। वो कह रही कि नहीं मास्क लगाया है तो भी गलत है। और उस पर अगर किसी भी पार्टी के प्रवक्ता को जानकारी ना हो तो हो सकता है कि कई बार उनका ध्यान उस तरफ नहीं जाता है, लेकिन उस पर कुछ और बात करने लगना, कोई मतलब धमकी वाले अंदाज में आ जाना, हर वक्त लड़ने की कोशिश करना, यह बहुत अच्छी बात नहीं है। कई बार आप होता है कि कुछ अच्छा भी बोलने जा रहे हैं और इस तरह की बात करते हैं तो वो पूरी बात खारिज हो जाती है, बेकार हो जाती है। संदेश खाली में जो कुछ हुआ है वो इस देश के ऊपर कलंक की तरह है, और मैं उम्मीद करता हूं कि एक महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उसकी सीबीआई जांच कराए, सुप्रीम कोर्ट की जांच हो और उन महिलाओं को न्याय। बिल्कुल शर्मसार हुए थे, कोई दो राय नहीं है इसमें। मनोज यादव जी, मैं यहाँ बैठकर डंके की चोट पर कह रही हूं कि मणिपुर में महिलाओं के साथ जो हुआ हम उससे शर्मसार है, और मैं उम्मीद करती हूं इस देश का हर नागरिक शर्मसार हुआ है। लेकिन रेप के दो साइड होते हैं, मैं इस बात से भी शर्मसार हूं
ये बात जो आप कह रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि रामचरितमानस पे महिलाओं की प्रताड़ना पर रामचरितमानस को बदल दिया जाना चाहिए, वहां आप रेप के 2 साइड बताते हैं, तो ये आपके ऊपर रिफ्लेक्ट करता है। विरोध तो ठीक है, करिए, एक दूसरे का करिए, क्योंकि चुनाव है और चुनाव के मौसम में नहीं करेंगे तो कब करेंगे। लेकिन क्या हम जैसे नागरिकों के मुद्दे फुटबॉल बनाकर इस तरह से उछाले जाएंगे? महिलाओं के ऊपर प्रताड़ना करने वाले जो रामचरितमानस को बिल्कुल बदल देना चाहते हैं, वो रेप को 2 साइड कहेंगे। रेप में 2 साइड होते हैं और राम से खींच होगी क्योंकि विरोध है। आपको विरोध करिए, लेकिन राम से विरोध, इसका क्या बेसिस है? ये आप कहां जा रहे हैं? आप जनता के रिप्रेजेंटेटिव हैं या फिर अपने विरोध के? ये सवाल आज पब्लिक पूछ रही है। आज सवाल पब्लिक का शो पर मैं शर्मसार भी हूं, लेकिन इजाजत मांगती हूं और उम्मीद करती हूं मे बेटर सेंस प्रिवेल। भगवान हमें सद्बुद्धि दे कि जब बोले तो मुंह से कंकड़ नहीं, कुछ गुलाब गिरे। लेती हूं आपसे इजाजत। नमस्कार।